गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम सीटेट का पेपर सेकंड का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। उसका जो है तो चैप्टर नंबर 9 राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों हम अपने जो है तो इस सीरीज पर जो है तो क्रम से जो ये सामाजिक अध्ययन है इसके सारे टॉपिक जो है तो क्रम से मैं करवा रहा हूँ। अभी तक हमने 8 टॉपिक करवा दिए हैं। उन 8 टॉपिकों की हमने 8 वीडियो बना रखी है और वो 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जा कर के चैनल में देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम जो है तो राजनीतिक विकास का जो टॉपिक था आज हम इसको कवर करेंगे। और दोस्तों यह जो है तो क्रम से मैं सारे टॉपिक जो हैं मैं क्रम से करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं इतिहास का, ठीक है, कब कहाँ और कैसे, शुरुआती समाज, शुरुआती किसान और चरवाहे, पहले शहर सहे, शुरुआती राज्य, नए विचार, पहले साम्राज्य, सुदूर देशों के साथ संपर्क, हमने इन सभी को करवा दिया है। और आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे वो है राजनीतिक विकास की यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखें। उन सभी वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपके सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के हिसाब से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इन सारे ही टॉपिकों को हम क्रम से करवा रहे हैं। इन सारे ही टॉपिकों की थ्योरी हम आप लोगों के लिए अपने प्लेलिस्ट पर प्रोवाइड किया हूँ, जहाँ से आप जाकर उन्हें वॉच करें, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करें ताकि आप इस बार सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजनीतिक विकास। दोस्तों 4वीं शताब्दी में मगध में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका उत्तर भारत के अधिकांश भूभाग पर शासन था, ठीक है। 4वीं शताब्दी में मगध में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका उत्तर भारत के अधिकांश भूभाग पर शासन था। इस नए वंश का नाम गुप्त वंश था। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। जो गुप्त काल है उसको किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही 6वीं शताब्दी में थानेश्वर नामक जगह पर एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस वंश का महान शासक हर्षवर्धन था। इसी समय दक्षिण भारत में चालुक्य एवं पल्लव, ठीक है, राजवंशों का जन्म हुआ जिनमें जो है तो जिनके संरक्षण में भारतीय स्थापत्य कला का जो है तो विकास हुआ, ठीक है। अगर जो है तो ये राजवंश ना होते तो भारतीय स्थापत्य कला का विकास नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश के शासन का प्रारंभ श्रीगुप्त द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना जो है तो 319 से 320 में की थी। 319 से 320 ईस्वी पूर्व में की थी, ठीक है। और गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 24 वर्षों का अंतर था, ठीक है। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम ने केवल गुप्त संवत की ही स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो समुद्रगुप्त साम्राज्य का एक महान शासक था। उसने 335 ईस्वी पूर्व से 380 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, नेपोलियन कहा जाता है इसे। माना जाता है कि समुद्रगुप्त एक मशहूर कवि था और संगीतकार भी था, क्योंकि नेपोलियन भी ऐसा ही था,
ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह एक राजनीतिज्ञ भी था, ठीक है। पहले उन्होंने जो है तो शासन किया, वहाँ का जो है तो नेता बना, और उसके बाद उन्होंने जनता का शोषण किया था नेपोलियन ने, ठीक है। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर बीड़ा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। जो समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय के जो सिक्के थे उनमें उन्होंने अपने जो है तो बीड़ा वाद्य यंत्र बजाते हुए अपनी तस्वीर रखवाई थी उसने, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को देख लेते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। प्रशस्ति इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर खुदी हुई है। किस स्तंभ पर है? अशोक के स्तंभ पर जो है तो यह प्रशस्ति खुदी हुई है, ठीक है, यानी अभिलेख खुदा हुआ है। यह एक विशेष प्रकार का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। समुद्रगुप्त की प्रशांत में उसके दरबारी कवि हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है, जिसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिसमें से पहले है आर्यवर्त। आर्यवर्त में जो है तो कितने शासक थे? 9 शासक थे। आर्यवर्त में कितने थे? 9 शासक थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त को हरा करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आर्यवर्त के बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे। इन सब में हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि जो शासक या जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवा लेता था वह बहुत महान शक्तिशाली बन जाता था। इसे समुद्रगुप्त की विजय के अतिरिक्त उसके साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अन्य राज्यों द्वारा उनकी अधीनता स्वीकार करना, विवाह संबंध आदि की भी जो है तो जानकारी मिलती है, ठीक है। ब्रह्म क्षेत्र के शासक संभवतः कुषाण और शक वंश के ही जो है तो जो राजा थे वो थे, ठीक है, कुषाण और शक वंश के राजा। इनमें श्रीलंका के शासन भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उससे किया, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद संभवतः रामगुप्त शासक बना, ठीक है। जब समुद्रगुप्त का अंत हुआ उसके बाद रामगुप्त वहाँ का शासक बना, किंतु वह एक दुर्बल शासक था, ठीक है। राज्य को अपने सही तरीके से वो चला नहीं सकता था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय वहाँ का शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में विद्वानों कलाकारों को आश्रय देता था, ठीक है। उसके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपरक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर और वररुचि, ये 9 जो है तो रत्न हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहयान, ठीक है, 399 से 412 ईस्वी में भारत यात्रा पर आया था। फाहयान अपनी पूरी यात्रा विवरण में कहीं भी किसी सम्राट का उल्लेख नहीं करता है। कालिदास के नाटकों की एक विशेषता यह है कि राजा एवं ब्राह्मण संस्कृत बोलते हैं, जबकि महिलाएं व समाज के अन्य लोग पाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी, जिसमें उन्होंने महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के बीच, ठीक है, शकुंतला एक स्त्री है, दुष्यंत एक पुरुष है, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन करता है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम महान सम्राट थे और इसकी राजधानी जो है तो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। उसने हुणों से भारत की रक्षा की, ठीक है। उसने जो है तो हुणों से भारत की रक्षा की। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? हुणों ने की थी, ठीक है। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। किसने? स्कंदगुप्त ने,
ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद देख लेते हैं वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश देख लेते हैं। पुष्यभूति राजवंश भी वर्धन राजवंश के रूप में जाना जाता था। जो पुष्यभूति राजवंश था वह वर्धन वंश के नाम से जाना जाता था। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर की स्थान पर की थी। यह वंश हूणों से हुए संघर्ष के कारण प्रसिद्ध था। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पहले उत्तरी भारत के क्षेत्र पर शासन किया। हर्षवर्धन के दरबारी का विवरण भारत ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। ठीक है, किसने? भारत ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री हेन सांग का भी काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा था। ठीक है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर वह अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। ठीक है, मगध तथा बंगाल को जीत कर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों में नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। ठीक है, उसके बाद पल्लव और चालुक्य के बारे में देख लेते हैं। पल्लव और चालुक्य 6वीं व 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव था 6वीं शताब्दी और चालुक्य था 7वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण राजवंश थे दक्षिण भारत के। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जो इनका जो राज्य था। ठीक है, पल्लव और चालुक्य राजवंशों का जो राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर और कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। ठीक है, पल्लव राजवंश थे, उनका जो विस्तार था राज्य का वो था जो है तो कांचीपुर की राजधानी कांचीपुर राजधानी से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक था, जबकि जो चालुक्य थे उनका कृष्णा नदी व तुंगभद्रा नदियों के बीच में उनका विस्तार था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। ठीक है, और उसके प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था, जहाँ कई मंदिर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें अनेक जो है तो दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा जो है तो रचित प्रशस्ति से पता चलता है। उनके बारे में जो पता चलता है किससे चलता है? प्रशस्ति से चलता है, जो कि किसके द्वारा रचित है? रविकीर्ति के द्वारा। रविकीर्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय क्षेत्रों में अपना अभियान चलाए। इसके अलावा उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। ठीक है, लड़ाई से पल्लव और चालुक्य दोनों दुर्बल होते गए और अंत में जो है तो राष्ट्रकूट और चोल वंश ने जो है तो इन्हें समाप्त कर दिया था। ठीक है, फिर देख लेते हैं राज्यों में प्रशासन। ठीक है, कुछ नए राजाओं में कुछ ने महाराजाधिराज त्रिभुवन चक्रवर्ती ने और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। जो नए राजा जो बने थे उन्होंने भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी किया करते थे। ठीक है, इन सभी राज्यों में उत्पादकों जैसे कि किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन एकत्रित किए जाते थे। इनका अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए इन्हें बाध्य किया जाता था कि आप जितना हिस्सा उगा रहे हैं उसका 1% हिस्सा हमें चाहिए। ठीक है, कभी कभी जो है तो इस हिस्से को लगान के रूप में मानकर भी वसूला जाता था।
क्योंकि प्राप्त करने वाला अपने आप को भूस्वामी मानने लगता था, भूस्वामी होने का दावा करता था, इसीलिए कर वसूला जाता था उनसे। कुछ राजा पुराने राजाओं की तरह संगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी वाली सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना भी होती थी। उनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। सेनाओं को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, बदले में कुछ जमीन दे दी जाती थी, उन्हें भूमि उनको दे दी जाती थी बदले में। ठीक है, अगला देखते हैं इस्लाम का उदय। मरुभूमि होते हुए भी अब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। कौन? इस्लाम। वास्तव में अब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। यह मुख्य रूप से ऊंट पर आश्रित होते थे, जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।